अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस वर्ड की एटमोलॉजी देखते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट। तो एंडो मीन्स इनसाइड और प्लाज्मिक रेफर्स टू द लिविंग सब्सटेंस एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। सो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि लिविंग सब्सटेंस के अंदर है। और लिविंग सब्सटेंस क्या है जो मैंने डिस्कस किया था, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भी आप यहाँ पर इसकी मीनिंग ले सकते हैं। तो इट्स एक्चुअली अ नेटवर्क इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म, बट कौन से सेल्स में? इट्स फाउंड ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स, इट्स एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं होता। और एक और इंटरेस्टिंग इन्फो यहाँ पर कि आरबीसीज में भी, यूकैरियोटिक सेल में, सारे सेल्स में ये नहीं होता। आरबीसीज जो है या एरिथ्रोसाइट्स जिसको हम कहते हैं, मैच्योर आरबीसीज, उनमें भी ये एब्सेंट होता है। इज एन इंटरकनेक्टेड एंड ट्यूबुलर नेटवर्क, यानी ऐसे ट्यूबुलर नेटवर्क है, ऐसे ट्यूब्यूल्स है, ऐसे ट्यूब्स है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है और उनकी एक नेटवर्क सी बनी होती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चरली बात करें तो दो किस्म की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। असल में ऐसी कोई मतलब टाइप्स नहीं होते, अलग अलग टाइप्स नहीं होते, एक ही नेटवर्क होता है। बस उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं। तो उनके बेस पर जो है उसी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पोर्शंस जो है उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। एक पोर्शन का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे पोर्शन का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसके साथ क्या होता है, इसको रफ क्यों कहते हैं? बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड। और स्मूथ जो है, इसको स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। अब इसको रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम्स की वजह से इसकी अपीयरेंस रफ होती है, ये रफ दिखाई देते हैं। एंड बिकॉज there are no ribosomes attached to the smooth endoplasmic reticulum, so its appearance is smooth. There are no granules. अच्छा, तो यहाँ पर अब अगर हम यहाँ पर राइबोसोम्स की क्लासिफिकेशन करें, राइबोसोम्स जो है दिस आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो अटैच्ड होते हैं उनको हम कहते हैं अटैच्ड राइबोसोम्स, और जो फ्री होते हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, उनको हम फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। अच्छा, कुछ और डिफरेंसेस भी यहाँ पर हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वो ये है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट प्लेज रोल इन दी लाइसोसोम्स फॉर्मेशन। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं, तो वो एक्चुअल में प्रोटीन्स होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आप देखेंगे कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें ये जो है ये स्फेरोसोम्स और ओलियोसोम्स जो है इनकी फॉर्मेशन करता है। अब स्फेरोसोम्स या जिसको हम ओलियोसोम्स भी कहते हैं, दीज आर एक्चुअली लिपिड ड्रॉपलेट्स। ये है ऑर्गेनिल्स एक्चुअली, बट इनको लिपिड ड्रॉपलेट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ड्रॉपलेट्स की तरह दिखाई देते हैं। और ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स होते हैं। दिस स्फेरोसोम्स और ओलियोसोम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, ये स्फेरोसोम्स या ओलियोसोम्स। अच्छा, एक और डिफरेंस क्या है? दिस आर कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कनेक्ट होता है, आगे हम डायग्राम में देखेंगे। और ये जो है इट मे बी अटैच्ड विद दिस सेल मेम्ब्रेन। ये जो है ये पेरिफ्री की तरफ होता है। इट्स एक्चुअली क्या, ये पेरिफेरल होता है, यानी मोर टुवर्ड्स द पेरिफ्री, इट्स टुवर्ड्स दिस सेल मेम्ब्रेन, और वहां पर अटैच्ड भी होता है। और ये जो है ये इंटरनल होता है, इट्स कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर एनवेलप। अब हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप। ये इसमें ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो गैप्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दीज आर एक्चुअली न्यूक्लियर पोर्स। ये सेंट्रल आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। अब कुछ मखसूस इंटरवल्स पर क्या होता है कि ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इट इज कंटिन्यूअस विद अ नेटवर्क टुवर्ड्स द आउटसाइड।
आउटसाइड की तरफ ये एक नेटवर्क के साथ कंटिन्यूअस होती है न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर जो मेम्ब्रेन होती है। और वो कनेक्टेड कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होती है? कनेक्टेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात याद रखिएगा, इट्स अ डिफरेंस इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है, ये आप रेड जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेड अटैच्ड है इसके साथ राइबोसोम्स। दीज आर अटैच्ड राइबोसोम्स which are attached with the rough endoplasmic reticulum which is directly outside the nucleus। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंटिन्यूएशन होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं। तो ये एज ए होल जो है न्यूक्लियस के बाहर जो नेटवर्क पड़ा है, दिस इज दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी एक पोर्शन जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसकी दूसरी पोर्शन जिसके साथ कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एक और डिफरेंस भी है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दिस आर एक्चुअली फ्लैट एंड शीट्स। ये शीट्स की तरह होती है, फ्लैट शीट्स की तरह होती है, ऐसे फ्लैट। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आप देख सकते हैं ट्यूबुलर शेप होता है इसका, जैसे कि ये ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स के जैसा होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है मॉर्फोलॉजिकल। अब अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें पहले, तो इसके फंक्शन में क्या होता है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन्स फॉर द एक्सपोर्टेशन फ्रॉम द सेल। वो प्रोटीन्स जो कि सेल से बाहर चाहिए होते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन में या फिर सेल से बाहर एक्सपोर्टेशन के लिए चाहिए होते हैं, दरकार होते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रिपेयर करते हैं। और ऑल द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्सेप्ट द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, वो भी कौन तैयार करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जितने भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में देखे थे कि ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं। आप वीडियो भी लेक्चर भी देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। तो एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन तैयार करते हैं? फिर वो उनमें से 10% जो है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के लेक्चर में भी बताया था ये, कि 10% उनमें से माइटोराइबोसोम्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स होते हैं वो तैयार करते हैं, और बाकी साइटोप्लाज्म में जो फ्री राइबोसोम्स पड़े होते हैं वो भी उसमें हेल्प करते हैं। बट ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स प्रिपेयर करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में उनका हिस्सा नहीं बनते। अच्छा, इट हैज 3 सेंसर मॉलिक्यूल्स। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम सेंसर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उनका काम क्या होता है? They actually monitor the amounts of improperly folded proteins that accumulate in it. Thus, it maintains the quality of proteins. अच्छा, ये बात की है कि ऐसे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर मॉलिक्यूल्स है कि वो improperly folded proteins देखते हैं कि आया कोई improperly folded proteins तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक्यूमुलेट नहीं हुए, स्टोर तो नहीं हुए। तो ऐसे प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको इम्प्रॉपर फोल्डिंग से बचाने का काम ये सेंसर मॉलिक्यूल्स करते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चरल क्वालिटी होती है, फंक्शनल भी, वो भी ये मेंटेन करते हैं। अब हम यहाँ पर एक क्लिनिकल पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब म्यूटेशंस हो जाते हैं तो उनके नतीजे में कुछ इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस काज हो जाते हैं। आर यू गेटिंग मी? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि म्यूटेशंस हो जाते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाती है इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन्स की मुख्तलिफ आर्गन्स में, जैसे नर्वस सिस्टम है, किडनीज में हो सकती है, उसके अलावा GIT में हो सकती है। तो ये ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो कि इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन्स की वजह से काज हो जाते हैं, उनको हम फिर एमाइलॉइडोसिस कहते हैं। एमाइलॉइडोसिस क्यों कहते हैं? बिकॉज एमाइलॉइड प्रोटीन्स की एग्रीगेट्स जो होती है वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। एमाइलॉइड्स जो है ये इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? एमाइलॉइड्स कहते हैं। तो ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज है, अल्जाइमर्स डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज है, ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिसको हम प्रायन डिजीज भी कहते हैं। अब प्रायन भी एक्चुअली क्या है? मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स का रिजल्ट है। जब प्रोटीन्स की फोल्डिंग अच्छे से नहीं होती, इम्प्रॉपरली फोल्डिंग हो जाती है, तो वो प्रायन बन जाता है कभी कभी।
एक और पॉइंट है यहाँ पर जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस कहते हैं, ER स्ट्रेस। ये क्या है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, तो फंक्शंस नहीं करते, तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ एट्सेट्रा। इसको क्या कहते हैं कंबाइनली? ये फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके फंक्शंस जो है, इसमें लिपिड सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था? वो प्रोटीन सिंथेसिस। और लिपिड सिंथेसिस के साथ साथ ये इसमें एक एंजाइम्स फैमिली होती है जिसको हम P450 कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये P450 जो है, इसका काम क्या है कि इट कैटालाइजेस द हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ डिफरेंट एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस कंपाउंड्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि बॉडी में खुद बन जाते हैं, उनको हम एंडोजेनस कंपाउंड्स कहते हैं, और कुछ जो हम बाहर से लेते हैं उसको हम एक्सोजेनस कंपाउंड्स कहते हैं। अब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनके लिए एक सिस्टम है एंजाइम्स की। लिवर में भी होता है P450, जो कि इट कैटालाइजेस द हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स। अब हाइड्रोक्साइलेशन की मतलब क्या, क्यों बेनिफिशियल है ये, क्यों यूजफुल है हाइड्रोक्साइलेशन? ये इसलिए बिकॉज जब हाइड्रोक्साइलेशन होगी तो लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स जो होंगे वो फिर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर उनकी रिमूवल जो है वाटर के साथ वो फिर आसान हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो उसके फंक्शंस है, इट आल्सो प्लेज अ रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करता है। इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो कि अभी हमने बात की, डिटॉक्सिफिकेशन जो है एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस की रिमूवल करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज जो है, ये दो ऐसे ऑर्गेनेल्स है जो कि दूसरे ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लाइसोसोम्स और पैराक्सीसोम्स की, इस तरह से अभी जो हमने डिस्कस किया स्पेरोसोम्स, या जिनको हम ओलियोसोम्स भी कहते थे, तो इन ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन में ये किरदार अदा करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि लाइसोसोम्स जो है दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो आपका आंसर गोल्गी बॉडीज होना चाहिए। बट अगर आपसे कोई पूछे कि लाइसोसोमल एंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो आपका आंसर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए। होता कुछ यूँ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइसोसोम्स के जो प्रोटीन्स होते हैं या एंजाइम्स, वो वहाँ पर प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर गोल्गी बॉडीज में उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, और गोल्गी बॉडीज में फिर उनकी टैगिंग हो जाती है। टैगिंग एक प्रोसेस है कि ये जो एंजाइम्स है ये फ्यूचर लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगे, और फिर यहाँ से ये लाइसोसोम जो है ये फिर बर्ड ऑफ करते हैं। तो इसका मतलब कि लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में दोनों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज रोल प्ले करते हैं। जबकि पैराक्सीसोम्स की अगर हम बात करें तो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वहाँ से फिर डिराइव हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम माइक्रोसोम्स कहते हैं। इनको हम ऑर्गेनेल तो नहीं कह सकते, बट दिस आर एक्चुअली स्मॉल वेसिकल्स। ये कैसे बन जाते हैं? जब हम सेल फ्रैक्शनेशन की प्रोसेस करते हैं तो उस दौरान ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नेटवर्क है, ये नेटवर्क फिर क्या हो जाता है? डिस्ट्रप्टेड हो जाता है। इसके स्मॉल पीसेस बन जाते हैं, स्मॉल वेसिकल्स फिर बन जाते हैं। ये स्मॉल वेसिकल्स जो होते हैं राउंड राउंड वेसिकल्स बन जाते हैं। इनको फिर हम माइक्रोसोम्स का नाम देते हैं। और ये माइक्रोसोम्स जो है एज सच सेल में प्रेजेंट नहीं होते, यानी दीज आर ओनली फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी सेल फ्रैक्शनेशन प्रोसेस, और इनको हम फिर आइसोलेट भी कर सकते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गई होगी। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे, कामयाबियाँ मुकद्दर हो, और इल्म पिलाने के इस सफ़र में हमारा साथ दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।